नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा दिफाई मुआहदा साइन हुआ है। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो इसे दोनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। बड़ी सिंपल अल्फाज में कहें तो ये वन फॉर ऑल फॉर वन वाला मामला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ज़ाहिर है पुराने हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये मुआहदा इन रिश्तों को एक नई बाज़ाब्ता शक्ल दे देता है। पाकिस्तानी फ़ौज इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में सऊदी अरब में स्टेशन रही है और दिफाई ताउन हमेशा ही एक पिलर रहा है इन दोनों ममालिक के दरमियान। मगर टाइमिंग सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये मुआहदा ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने कतर पर हमला किया और पूरा खित्ता एक नई अनस्टेबिलिटी का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुआहदा सिर्फ सिंबॉलिक है या फिर वाकई गेम चेंजर है, क्योंकि भारत का रिएक्शन अगर इस पर देखा जाए तो भारत ने तो फ़ौरन ये कहा कि जी हम इम्प्लिकेशंस अभी स्टडी कर रहे हैं। तो क्या अगर कल को भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाता है तो फिर क्या सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा दिफाई महाज पर, या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक है? दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी लीडरशिप दोनों ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुआहदा डिफेंसिव लेवल पर है, यानी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या ये सिर्फ दिफा तक महदूद रह सकेगा, और क्या ये मुआहदा ब्रॉडर मुस्लिम डिफेंस अलायंस, जिसे लोग मुस्लिम नेटो कहते हैं, उसका आगाज हो सकता है? तो आज पहले सेगमेंट में हम इन्हीं एंगल्स पर बात करेंगे। खित्ते की सियासत पे बात होगी, भारत का रद्द-ए-अमल जो आ रहा है उस पर, मशरिक़ वस्ता में पावर शिफ्ट्स और पाकिस्तान के लिए इसके मुआशी और सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ीर नजम साकिब साहब, ज़फ़र इलाही साहब और पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नजम साकिब साहब, टाइमिंग के हवाले से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, क्योंकि कतर करता है, ज़ाहिर कतर पर इजराइल हमला करता है और कतर उन गल्फ़ ममालिक में से एक है जो कि यूएस का अलायंस है, सिक्योरिटी लेवल पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिलती है, उस अम्ब्रेला के अंडर आता है। बट वो ब्रीच होती है अम्ब्रेला और यूएस कुछ नहीं करता। तो अब आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी पैदा हुई असल में गल्फ़ ममालिक के अंदर कि जी हम क्या करें अगर इजराइल फैलता जा रहा है, हमले करता जा रहा है, और उसी का नतीजा हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक मुआहदा हो जाता है। ये तो बिल्कुल जाहिर है, रोज़े रोशन की तरह आया है ये जो आपने कतर की बात की है, लेकिन ये इसकी फौरी वजह बनी है। एक और चीज़ जो टाइमिंग के अलावा देखने वाली है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये इतना तस्वीराती अहम स्ट्रेटिजिक मुआहदा किया है तो क्या इसको बताना ज़रूरी था? क्या इसका ऐलान करना ज़रूरी था? और अगर ऐलान किया है तो उसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं? तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक तरह की जो है वो अनाउंसमेंट भी शामिल है। ना सिर्फ ये है कि दो मुल्क जो हैं बरादर मुल्क वो आपस में फैसला करते हैं कि आज के बाद से जो हमारी शराकतदारी थी उसमें एक चीज़ हमने शामिल कर ली कि अगर कल को हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पे तो उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होगा, और अगर कल को यानी इजराइल हमला करता है या KSA का कोई दुश्मन हमला करता है तो पाकिस्तान जो है वो कोई सीसा पिलाई हुई बुनियानुन मरसूस जो है बन के उधर जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं जो कि पहली दफ़ा तारीख में हुई हैं। पहले तो वो देख लेते हैं कि वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जो कि पहली मर्तबा हुई हैं। जी। पहली मर्तबा ये होता है कि दो मुसलमान ममालिक जिनमें एक न्यूक्लियर ताकत है, दो मुसलमान ममालिक एक इस नौइयत का स्ट्रेटेजिक मुआहदा दिफाई करते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। ठीक है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने कोई मुआहदा किया है या कोई बातचीत की है अक्रॉस द टेबल तो उसमें इक्वल फुटिंग पे किया है। नॉर्मली ये होता था कि सऊदी अरेबिया की बात आती थी तो हमें पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए, हाँ। हमें इस मुसीबत में से निकाल दीजिए, हमारा रोल ओवर कर दीजिए, आपके हमारे पास इतने बिलियन डॉलर पड़े उसको रोल ओवर कर दीजिए। तो ये पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तान कुछ देने की, सब्सटेंशियल चीज देने की पोजीशन में आता है। तो ये हो गई दो चीजें जो पहली मर्तबा तारीख में हुई हैं। तीसरी जो वजह है इसकी, तीसरी नई चीज जो हुई है उसमें इसकी फौरी वजह निकलती है। तीसरी नई चीज क्या हुई है? तीसरी नई चीज हुई है कि मिडिल ईस्ट के या दुनिया के एक बहुत अहम मुल्क सऊदी अरेबिया ने तरजीह दी है पाकिस्तान को कि जहां तक सिक्योरिटी की बात है
तो अमेरिका की सिक्योरिटी को हमने ये कतर में देख लिया और उन्होंने सिर्फ मजम्मत की, तो पाकिस्तान जो है उसको तरजीह अब मिलती है यानी बनिस्बत अमेरिका के, जो कि बहुत बड़ा समझा जाता है कि एक शील्ड है, यानी सिक्योरिटी वाइज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 3 चीजें तारीख में पहली मर्तबा हुई हैं। Very nice. क्यों हुई हैं उसके लिए बताऊं आपको कि ये जो कतर की आपने बात की है ना, ये फौरी वजह है। ठीक है। 1960 में पहला फौजी दस्ता हमारा गया था और उसमें उस वक्त से लेके अगर आप 1998 में आए जब पाकिस्तान ने वो एटमी धमाका किया, उस वक्त भी 3.4 बिलियन डॉलर जो हैं वो सऊदी अरेबिया ने दिए थे। लेकिन फिर वही बात कि जो बात है, जो बहाव है वो उस तरफ से इस तरफ का था। फिर अभी हमने देखा कि हमारी जो फौज है उसने, और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसने, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसने, हमें सब ने मिलकर बताया और बड़े अरसे से दिहाइयों से हमें बताया जा रहा है कि मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा और इसके अलावा जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं सऊदी अरेबिया में, उसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है। हमने क्या किया है, अभी उसको फॉर्मलाइज कर लिया है। ये तो हो गई एक कहानी। 2-3 बातें मुख्तसर करता हूं क्योंकि हमारा पैनल जो है वो आज इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करके आया है और हम सब मिलके बताएंगे पाकिस्तानियों को और जो मुल्क से बाहर हैं और जो मुल्क के अंदर हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसकी असली मुज़मिरात क्या हैं। देखिए, एक फैक्टर जो है वो साबित हो गया था बुनियानुल मरसूस से, जो कि यानी वहां से शरारत होती है हिंदुस्तान से और वो कोई एक प्लान बनाते हैं और बुनियानुल मरसूस होता है और इंडिया को जो है वो शिकस्त होती है। उधर से क्रीडेंशियल्स आपके पाकिस्तान के बहैसियत यानी साइबर वॉर ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, स्ट्रेटजी वाइज ले लीजिए, साबित हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम एक यानी दिहाइयों से बता रहे हैं और वो है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक्सपर्टीज रखता है क्योंकि खुद लड़ रहे हैं हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। और फिर ये 2 चीजें जब मिलती हैं तो मिडल ईस्ट के जो खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज हैं, जो कि उधर से हुतीज हैं, इधर से हिजबुल्ला हैं और बहुत सारी और चीजें भी, यानी जो आपकी जो आपके दहशतगर्द हैं उनके निशाने पे हैं। एक वो एंगल, और फिर ये कि कल अगर ईरान के बाद कतर है तो उसके बाद हो सकता है कि सऊदी अरेबिया हो। तो पाकिस्तान ने इस खित्ते में एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे अपने आप को ना सिर्फ साबित किया है, नेट स्टेबलाइजर ना सिर्फ साबित किया है बल्कि उसका अमली सबूत हमें यह मिलता है कि यह मुआहिदा हुआ है। ठीक है हिलाली साहब, जैसे कि अभी नजमुल साकिब साहब ने भी बात की कि हम पाकिस्तान हमेशा से पावर डायनामिक्स में, अगर सऊदी अरब के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान थोड़ा लोअर पोजीशन पर रहा है क्योंकि वी हैव ऑलवेज बिन अ बोरोवर। बट नाउ जो हमने एक प्रोटोकॉल देखा, जो शहबाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत ही आउट क्लास आउटस्टैंडिंग था। उससे क्या ये पता चलता है कि अब पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर रहा है दिफाई फ्रंट पे। बुनियानुल मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ, न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम। पाकिस्तान की पोजीशन कितनी स्ट्रेंथन हुई है इस सब मामले में? ये तो जबरदस्त किस्म का एक नतीजा, ये जो डिफेंस पैक्ट है, फुल मार्क्स, जो भी हमारी लीडरशिप को फुल मार्क्स, इजरायलियों सऊदियों को भी मैं ये देता हूँ, आई गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू देम, उन्होंने भी बड़ा अच्छा फैसला किया। देखिए, फाइनल प्रूफ के जीसीसी स्टेट्स जो थे वो इजराइल को नहीं रोक सकते थे। वो आया जब इजराइल वेंट रोग। जब एक स्टेट गोज रोग तो उसका मतलब यह है बेसिकली कि कोई लॉज, कोई बेसिक स्टैंडर्ड्स, नथिंग इज उसको मानता है। तो जब ये एक स्टेट गोज रोग, लाइक एन एनिमल गोज रोग, उसका एक ही चीज है, उसको तो मार देते हैं फौरन। अब कौन मारे इनको, कौन रोके इनको? मारना तो खैर छोड़िए, कौन रोके इनको? ट्रम्प नहीं रोक सकता है। क्यों? लोग कहते हैं वो ब्लैकमेल हो गया है। नो, ही डजंट वांट इट, नॉनसेंस, ही कांट। उसका जो एप्स्टीन के साथ वो कह रहा था मैं इस आदमी को नहीं जानता था, कोई कितने 100 फोटोग्राफ्स निकल आए हैं, कितने दफे उसका नाम मेंशन होता है। उसके ऊपर जो होने वाली है उसकी ट्रायल होगी, उसका ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि
ही हैज टू मच टू लूज। भाई वो तो बिजनेसमैन है, एक जमाने में बड़े पैसे उसने लिए हैं लोगों से, और बिजनेसमैन ही इज फर्स्ट अ बिजनेसमैन देन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंस देता है वो अपने बिजनेस को। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी में कहते हैं यूर अ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, माने एक आदमी है हालांकि जू नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा जूडाइज्म का फॉलोअर है। फॉर दीज 3 रीजंस सऊदी अरेबिया इन लोगों को बड़ी क्लोजली स्टडी करते हैं। उनके एम्बेसीज हैं, उनके दे हैव गुड डिप्लोमेट्स, वो बताते हैं इनको कि ट्रम्प से आप कुछ ना एक्सपेक्ट करें। और इन लोग कहते थे नहीं ये डील है वो डील है, एक $400 मिलियन का प्लेन दिया है, कोई कहता है नहीं हमारे साथ ये है। मगर क्या हुआ, जब कतर पे बम आई इट डिड नथिंग, और वो खुला कहता रहा हम फिर करेंगे। अनाउंस किया उसने कि अगर फिर मिले तो हम फिर मारेंगे कतर को। तो देखिए कहने की बात यह है कि देव लॉस्ट ट्रस्ट इन द सऊदिया एंड देव टर्न टू पाकिस्तान। क्यों नहीं भाई, हम उनके पुराने दोस्त हैं, हमारे उनके साथ कितने सालों से स्पेशल सिक्योरिटी रिलेशंस हैं। माय गॉड, आई मीन जब मैं यमन में था तो हमारे लीडर ऑफ द पाकिस्तान कंटिंजेंट जो उधर था वो आते रहते थे। और उनसे पता चलता था कि कितना उन पे how closely they are working with the Saudis, guarding very important royal targets. तो ये बड़ा confident था उनमें, उनको हमारे में। अब but look what the Saudis stand to gain. कौन गेन करता है इससे? सऊदियों को क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियर पावर कह रहा है हम आपके लिए लड़ेंगे। A nuclear power is saying to you हम आपके लिए लड़ेंगे, और कहा तो नहीं और कहने की जरूरत भी नहीं है, मगर अगर अल्टीमेट वेपन को इस्तेमाल करना हो तो वो भी करेंगे। जी जफर लाली साहब, यही वो वेपन है जिसका दबका इजराइल ने दिया हुआ है, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज को ये अलाउ ही नहीं किया गया कभी कि वो न्यूक्लियर पावर बन सकें। तो वही दबके के लिए फिर पाकिस्तान आ जाता है वहाँ पे। बिल्कुल उन्होंने, मगर एक चीज याद रखें, आप कहते हैं उन्होंने सीरिया इराक से शुरू किया, न्यूक्लियर पावर उनको नहीं बनने दिया, फिर सीरिया के कोई रिएक्टर्स उन्होंने बम किया, फिर हमारे रिएक्टर पे जा रहे थे बम करने के लिए। मैं था यमन में उस वक्त, जब मुझे याद है कि उनका ये अमेरिकनों ने बताया द प्लान वाज दैट दे शुड टेक ऑफ फ्रॉम इजराइल, फ्लाई लो ओवर द रेड सी और लैंड एट अमृतसर, रीफ्यूल, और कहूटा को अटैक करने वाले थे। हमें पता चल गया और हमने कहा कि चलो अगर तुम्हारे पास हम नहीं पहुंच सकते हैं, इंडिया को कहा तुम्हारा हाथ है इसमें, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। इंडिया डिसाइडेड टू पुल आउट एंड दैट इज व्हाई दैट एस्केपेड डिड नॉट टेक प्लेस। नहीं तो हमारे को भी बम करने के लिए तैयार थे। 3 दफे उन्होंने ऐसी कोशिश की है, एक दफे CIA ने उनको रोक दिया। तो देखिए कहने की बात यह है कि वो कोशिश करते रहें। अब वॉट एवर रीजन एक्चुअल रेड नहीं मटीरियलाइज हुआ। अब पाकिस्तान क्या गेन करेगा आप मुझे बताएं। हमें शुक्र है, शायद नहीं, आई थिंक डेफिनेटली कुछ $1 बिलियन मिलने चाहिए कि हम अपनी इन्वेंट्री ऑफ वेपन्स, हमारे हथियार जो हैं उनको अपडेट करें, अपग्रेड करें तीनों सर्विसेज के लिए। और एक तो ये बिल्कुल हमें मिलना चाहिए इसलिए कि हमारी जिम्मेवारी अब बड़ी हो गई है। और ट्रियाड जो हमारा डिफेंस पोस्चर है, दैट इज कि हम वी कैन ऑन द सी, इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड, तीनों जगह से हम अपने वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ट्रायड है इसके माने आप लोगों को मार दें तो फिर भी आप बच नहीं सकते। और फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आप जो कह रही है ना कि ये मुस्लिम नेशंस का ये इकट्ठे हो जाएंगे, नेटो बन जाएगा, मेरे ख्याल में कि ये उसके दिस इज वेरी फार इनटू द फ्यूचर। ठीक है। पीजे मीर साहब, प्रैक्टिकलिटी क्या है इस डिफेंस पैक्ट की? क्योंकि देखें ना, 2 वे चीज़ है ना। अभी तो हम पाकिस्तान के रोल की बात करेंगे, पाकिस्तान किस तरह प्रोटेक्शन दे सकता है गल्फ कंट्रीज़ को, या सऊदी अरब की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए। बट व्हाट कैन सऊदी अरब डू? बिकॉज अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, जो कि उसका एक रवैया रहा है, एग्रेशन दिखाता रहा है, आगे भी दिखा सकता है, उस सूरत में अब सऊदी अरब का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या सऊदी अरब के लिए प्रैक्टिकल होगा?
देखें, ये जो पैक्ट है इसकी बड़ी, आप अगर इसको डीप जाए इसके अंदर, तो हमारी जो कॉन्टिंजेंट्स है आर्मी की, वो बड़ी देर से बेस्ड हैं इन सऊदी अरेबिया। जी हमारे काफी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उधर वहाँ एज मेजर्स एंड कर्नल्स वहाँ रहे हैं। इनफैक्ट इट वाज जनरल मुशर्रफ जिन्होंने काबा को भी बचाया है। तो बात यह है कि आपने देखा होगा कि वहाँ दो फैक्शंस हैं। सऊदीज जो रॉयल्स हैं, इनके खिलाफ काफी लोग खड़े हुए हैं रॉयल्टी के खिलाफ, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। उनके अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं ठीक ये। है। तो उस लिहाज से अगर वो किसी को ट्रस्ट करते हैं, वो पाकिस्तानी से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान आर्मी के कॉन्टिजेंट जो बटालियन वहाँ है, वो वहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो सारा जो आज सिलसिला आप देख रहे हैं, ये सिलसिला शुरू हुआ है इजरायली अटैक्स के ऊपर। ईरान हो गया, कतर हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया, अब कल उन्होंने लेबनान पे भी किया है। तो ये जो किया है, तो उन्होंने एक अपनी प्रोटेक्शन की है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के भी रिमार्क्स देख लिए हैं कि हम जब भी चाहें हम ये उनके लिए उनके साथ ये कर सकते हैं। तो और अभी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। यस, सऊदीज के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के अंदर। क्या will the Saudis come point blank and support Pakistan that way? ये that remains again to be seen. हम यही एक्सपेक्ट करते रहे चाइना के साथ कि 71 की वॉर में चाइना आया। चाइना ने जरूर हमें मदद की, क्योंकि हमारी बैटरीज जो थी वो तो ईस्ट पाकिस्तान चली गई थी। तो आपके पास जो कैलिबर है, वो चाइनीज कैलिबर आया, और हमारे गनर्स ने उस वक्त, वो कहते हैं ना, जो इनके जो होते हैं मेन्यूज और इनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ फायरिंग की थी इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे वर नॉट ट्रेन्ड विद द सेम कैलिबर। सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि यस, इसमें आपका मईशत भी इन्वॉल्व होती है, आपके रिलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द अदर साइड, जब हम पर्टिकुलरली इंडिया सेंट्रिक बात करते हैं, तो देखो उनके रिलेशंस यूएई के साथ अच्छे हैं, रशिया के साथ अच्छे हैं, अफगानिस्तान हो गया, फ्रांस हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, एंड मोर टू द पॉइंट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर कि इन दी इवेंट अगर इजराइल, जो कि ग्रेटर इजराइल का इनका जो प्लान है, वो अटैक करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर, पाकिस्तान तो खुला आ जाएगा, पाकिस्तान आएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस और इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं ऑन द इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, क्योंकि उसके अंदर फिर अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका, सिंपल एज दैट। और इस वक्त जो इजराइल है, उसके अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बैठा हुआ है। जिस तरह हम इंडिया का कहते हैं, देयर इज इंडिया, एक फिक्रा ले लीजिएगा राबी। जी मैं लेती हूँ। एंड देयर इज नेतन्याहू, और सॉरी सेटान्याहू, एंड ऑफ कोर्स देयर इज इजराइल। तो ये जो आपके पास एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट वहां बैठा हुआ है, वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को आप कैसे नेगेट करेंगे? क्या इसको आप अलाउ करेंगे? आपने देखो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात आ रही है, आप क्या करेंगे? तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, जिसकी शक्ल आप बनाई जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जो सऊदीज के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, ये क्या करेंगे? इसका जवाब कैसे देंगे? क्या लड़ाई इज द आंसर? नो, क्योंकि जब आप एक न्यूक्लियर पावर इन्वॉल्व कर देते हैं, और साथ साथ हम कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम उम्मा एंड ऑफ कोर्स द वेस्ट, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देन वी आर आस्किंग आइदर अ कंप्लीट शोडाउन और एक मेल्ट डाउन, कि जो एक पीस के तरीके से और रीनेगोशिएटेड पीस के साथ चलेगा। लेकिन इसमें की प्लेयर जो है वो इजराइल है, जिसके अंदर अकल लाने की जरूरत है कि अगर आप ये एक्सपेंशनिस्ट करेंगे, तो आप एक ऐसी तीली लगाएंगे, फिर वो तीली बुझेगी नहीं, वो तीली बुझेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर फिर ईस्ट और वेस्ट का एक, मैं कहूंगा कि एक मुकाबला आ जाएगा। इसीलिए अब ये जो रिकग्निशन इजराइल की हो रही है इन द यूनाइटेड नेशंस, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। हालांकि इस स्टेप को डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका भी दौरा खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है बरतानिया का, तो उसने इसमें कोई बात नहीं की है, क्योंकि बरतानिया ने तो कह दिया हम इसको रिकग्नाइज करेंगे, फ्रांस ने भी कह दिया, और दूसरे ममालिक है उन्होंने कह दिया है। तो ये एक जो ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल जो बन रहा है, ये क्वाड्रेंगल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वाड्रेंगल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो चाइना और रशिया बिल्कुल चुप बैठे हैं इस वक्त, ये कोई बात नहीं कर रहे, तो इनका भी रोल देखेंगे कि इनका टिल्ट क्या है।
सुपर पावर्स हैं, डेंजरस पावर्स हैं in comparison of course with the United States. So this is a very interesting situation जो कि अभी क्रॉप हो रही है, and let's see कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा. I hope renegotiations होंगी. I hope renegotiations होंगी. नजमुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक दो बस मुख्तसर बातें. पहली बात ये कि चूँकि इस मुआहदे का जो है वो पता चला है दुनिया को 3 दिन पहले, इंडिया कहता है कि हमें पहले से ही पता था. अच्छा भाई, आपको पहले से पता था तो फिर आप हमें बताते कि इस तरह की चीज़ हो रही है. तो वहाँ पे भी थोड़ी सी हैरान कुन सूरत हाल है. अमेरिका में भी थोड़ी सी हैरान कुन सूरत हाल है. चाइना की तरफ से बिल्कुल खामोशी है. तो पता ये चलता है कि ये मुआहदा जो है ये पाकिस्तान ने ऐसे ही नहीं कर लिया. और जाहिर है कि इसमें कलीदी किरदार जो है वो आपके फील्ड मार्शल का है. आपकी सिविल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है उन्होंने मिल के ये काम किया है. जो काम की बात है ना वो ये है कि सोशल मीडिया पे या कॉलम लिखते हैं आप या कोई बात करते हैं तो जो आम आवाम है वो तो जो मर्जी कहे, वो तो जो मर्जी कहे. और आम आवाम बहुत खुश हैं. कई सुबह से बल्कि कल से कई मुबारकबादें मैं वसूल कर चुका हूँ. इस्लामाबाद जो है वो ग्रीन रंग में नहला गया था जब इसकी खबर आई थी. वो तो सारे उनको पता है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग डिट्रैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो उनको करने दे पाते. जो जिम्मेदारान हैं, खासतौर पे मिनिस्ट्रियों को जो हेड कर रहे हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों के, उनको देखना है कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव मैटर है. इसकी अभी जुजियात का पूरी तरह से कम हमें नहीं पता लगा. मोटे मोटे इसके कॉन्टूर्स का पता लगा है. तो जब कोई मिनिस्टर साहब जो हैं वो आते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो इस पे ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से कह दें कि जी ISPR के जो आपके हैं स्पोक्स पर्सन, उनसे बात कर लें, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन से बात कर लें, इसहाक डार साहब से बात कर लें, फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर लें. इस तरह से क्या होगा कि जो जिम्मेदारान बोलते हैं ना वो बाहर की दुनिया में देखा जाता है. हमारे यहाँ ये कि किसी को भी किसी वक्त जो है वो सारा कुछ पता होता है कि जी हम सब पे बात कर सकते हैं. तो गुजारिश ये करनी है कि जो जिम्मेदारान हैं वो उनको बात करने दें, वो उनको बात करने दें जिनको इसका पता है और उनके पास ये अथॉरिटी है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम को या दुनिया को इंटरनेशनली वो इसके बारे में जुजियात बताएं. ठीक है, हिलाली साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग पूछते रहते हैं ये कैसा अकॉर्ड है, हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, सऊदी अरेबिया कैसे पहुंचेगा पाकिस्तान हमें मदद करने के लिए. इंडिया के खिलाफ अगर जंग छिड़ गई तो व्हाट नॉनसेंस भाई. यू डोंट हैव टू कम. आप प्लेन्स हैं. इंडोनेशिया हमें मदद किया 1965 के वॉर में. जॉर्डन ने हमें मदद किया. पता नहीं क्या समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, कि ये बस ऐसा ही एक चीज है. तो ये जो डिफेंस ट्रीटीज हैं, दिस सजेस्ट कि बड़ा प्रायर बिफोर एंटरिंग इनटू सच एन अरेंजमेंट यू मस्ट बी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ऐसी कोई हरकत जाके ये ना करें. और उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमें पहुंच गया है. उसका मतलब हमें बेनिफिट भी ये करता है. इसलिए हिंदुस्तान के साथ हम खासा इमोशनल है. तो सऊदी अरेबिया देखेगा, कहेगा कि अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो बहुत ही प्रोवोकेटिव है, तो वो वार्न करेगा, कहेगा देखो मैं तुम्हारा एलाई हूं, मैं तुम्हारा, अगर तुम जंग में जाओगे आई एम स्वॉर्न टू हेल्प यू, मगर मैं नहीं हेल्प करूंगा अगर तुम अनरीजनेबल स्टांस रखे. तो ऐसा दैट हेल्प्स. एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब मशवरा देता है, इट हेल्प्स. तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बताता है कि हाउ क्लोज वी आर टू ईच अदर. बिल्कुल ठीक. वेलकम बैक जी. हिलाली साहब, जब हम इससे पहले बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर तो आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि अगर इंडिया कोई जारहियत करता है तो सऊदी अरब को आने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दायरे हमने देखा है पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रोविस है वो बहुत ही बेहतरीन है और हमें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है नहीं बज़ाहिर. तो फिर सऊदी अरब की कॉन्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से हो सकती है? इकोनॉमिक वे में हो सकती है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा होगा?
देखिए बहुत तरीके से दे कैन हेल्प अस। पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम में हमें सपोर्ट दे सकते हैं, एंड मैं कहता हूँ मिलिट्री सपोर्ट, ये मिलिट्री एग्रीमेंट है तो मिलिट्री सपोर्ट भी आ सकता है, हवाई जहाजें आ सकते हैं। हमें ईरान ने भी मदद किया था, फाइटर प्लेन्स कभी कभी हमारे पास आए हैं दूसरे मुल्कों से इनको लड़ाई करने के लिए। 101 तरीके हैं, मगर मैं ये आप पूछना चाहता हूँ कि जब सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट्स करता है तो जाके $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो चाहता है कि इंडिया में करें, तो भाई अगर आप इस किस्म के इन्वेस्टमेंट्स आप जाके उन मुल्कों के साथ इन्वेस्ट करेंगे जो हालत है इंडिया की मुस्लिम से, तो ये क्यों करते हैं? I mean, इनको हम याद आते हैं, जब हम याद आते हैं, माफ करिए, आई एम सॉरी टू से दिस बट आई विल से इट, हम याद आते हैं इनको जब इनको अमेरिकन नहीं बचाते हैं। उस वक्त तक तो अमेरिका चल रहा था, मगर व्हेन द अमेरिकन्स लेट देम डाउन, उस वक्त हमारे पास आ गए। और ये हमारी अच्छी बात है कि वी सेड यस वी विल हेल्प यू, इसलिए कि इट इज रिस्की फॉर अस टू, मगर नो, हम हैं इनके साथ। और हमें वो फिर एक तरीके से एक तोहफे पे उन्होंने कहा कि आप द 2 होली मॉस्क के भी गार्डियन होंगे, यू नो दैट्स अ बिग ऑनर, अगर आपको यू हैव टू डिफेंड द 2 होली मॉस्क। मगर दूसरे ये इन GCC कंट्रीज को भी ये समझना चाहिए ना। आज सुना ये है कि वीज़ाज बैन हो गए हैं, पाकिस्तानीज़ को वीज़ा नहीं देते हैं, और दे मे हैव देयर रीजंस, मगर देखिए इस किस्म के जो चीज़ें होते हैं एज ए नेशन वी कंसिडर दिस टू बी स्लाइट्स, माने ये एक इंसल्ट है एक किस्म का। तो थोड़ा सा जब आप चाहते हैं हम आके आपके साथ खड़े होके लड़ें और मरें, तो ये भी याद आना चाहिए आपको कि उसका भी कुछ एक कीमत होती है। And it's a friendship. It's a friendship that you have to. Loyalty जो होती है, loyalty must be nourished. You know, ये ऐसा नहीं है हाँ तुम्हारा मैं दोस्त हूँ और 10 साल तक उसे बात ना करें। No, that's not friendship. Friendship is को पूछो कैसे, दो तरफा, तो ये हम उनको भी सीखना चाहिए। बट एनीवे हमने ये बड़ी अच्छी चीज की है ये, एंड आई थिंक वी ओ इट। जो भी हमारे लोग जिन्होंने ये किया, दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड दे नीड टू बी ऑनर्ड। अच्छा मीर साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हिलाली साहब ने दिया, मैं इसी को लेकर आगे चलूंगी कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में। अब पाकिस्तान के साथ अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो क्या पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसी तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए? और क्या ये रीज़न है कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए आती है क्योंकि भाई उनका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उनकी इकॉनमी जिस तरीके से बूम कर रही है वो सबके सामने है। तो पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स क्या इसलिए नहीं आ पाती बिकॉज हमारा जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन पर है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मिडिल ईस्ट से काफी इन्वेस्टमेंट इधर आई है, लेकिन यहाँ हमारे जो हालात हैं, हम ऐसे इसको गंदा कर देते हैं तो लोग भाग जाते हैं। ये वारिद को दे लो, वसीम को दे लो, ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे पास उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? वारिद है, वतीन है, इधर आया था आपका बैंक अल्फला एंड ऑल दैट, फैसल बैंक एंड ऑल। ये क्यों यहाँ नहीं चलते? क्योंकि यहाँ जो इशू होता है हमारा लैक ऑफ परफॉर्मेंस होती है, और कई जगह पे डिसऑनेस्टी भी होती है, लेट्स फेस इट, और इसी वजह से लोग यहाँ आते नहीं हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें करनी है हर एक के साथ, और हम जब बात करते हैं हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना है। हर जगह हम इंडिया लगे होते हैं। इंडिया के अपने रिलेशंस है हर एक के साथ, हमारे अपने रिलेशंस है बाकी मुल्कों के साथ। लेकिन यहाँ इन्होंने हिलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो वीजा का प्रॉब्लम आया। हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है चाइना का। आप चाइना का वीजा तो लेके बताएं मुझे कितनी आसानी से मिलता है। आपको चाइना का वीजा नहीं मिलता, बहुत सख्ती है उधर। तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जाते हैं, गायब हो जाते हैं दुनिया के अंदर, कहीं जाते हैं। बैगिंग का इतना स्कैंडल बना, बैगिंग करते हैं, इलीगल हैं हर जगह। आपने देखा कि बोट के ऊपर अब कितना वेस्ट शोर कर रहा है, इन पर्टिकुलर फ्रांस, ग्रीस, इटली एंड ऑफ कोर्स ब्रिटेन। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे जो लोग हैं इनको मिसगाइड किया जाता है, और ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ये समझते हैं कि वहां बाहर दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं और जाके इन्होंने डॉलर और पाउंड और येन इनको मिलेंगे। इस तरह की चीज नहीं है। यहाँ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी FIA को और हमारी दूसरी जो सिक्योरिटी है, जो कि अब वो बड़ा सख्त
और स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रहे हैं कि यू कांट जस्ट गो आउट ऑफ द कंट्री जस्ट बिकॉज जस्ट लाइक दैट, ये नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के इन पर्टिकुलर, याद रखिए देयर इज नो फ्री लंच, देयर आर नो फ्री लंचेस एट ऑल। नेचुरली जब हम अपने आप को स्टेक पे लगाएंगे तो याद रखना कि आगे वी वुड एक्सपेक्ट समथिंग एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम इकोनॉमिक आप कह लो असिस्टेंस, क्योंकि पिछली वॉर के अंदर याद रखना आप, टर्की ने $3 बिलियन एक्सेस के लिए टू द ब्लैक सी ले लिया था, लेकिन हमने देखो हमने क्या लिया है इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, हमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। तो वी नीड टू बी स्टैंडिंग अप। हमारे अपने एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो ये को फौज के एक्सपेंसेस कुछ छोटे मोटे नहीं होते हैं, तो दे ऑल नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। कहते हैं ना टिट फॉर टैट हमें चाहिए। यस, वी विल स्टैंड बाय यू, वी विल डू एवरीथिंग, बट नॉट एट द एक्सपेंस कि हम मार खा जाएं बीच के अंदर फाइनेंशियली और हम किसी का फायदा करते रहे। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है और बजेगी इंशाल्लाह। लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा के अंदर एक, मैं समझता हूँ एक सेंस ऑफ प्राइड भी अब आ गई है कि आपके साथ एक बड़ा सख्त स्ट्रॉन्ग मुल्क खड़ा है। लेकिन ये डिफेंस पैक्स हम किस किस के साथ करेंगे, क्या क्या करेंगे, अगेन ये जो ऐसी चीज है इसको हमें कोई एक्सट्रीम पे नहीं। और जो साकिब साहब ने जो बात की है, आई विल बैक दैट अप कि अब हमें यहाँ पाकिस्तान में इमोशनल नारे नहीं लगाने, इमोशनल तकरीरें नहीं करनी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है वो चेंज होती रहती है। आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, चेंज होती रहती है। तो इस चेंज के साथ हमें संजीदगी दिखानी है इंटरनेशनली। लेट द ISPR स्पीक अबाउट इट, लेट द डिफेंस मिनिस्टर स्पीक अबाउट इट, और ये जो इधर उधर के जो सियासतदान है, आई थिंक दे शुड गिव इट अ जिप। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब की तरफ से हमें इस मुआहदे के तहत क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि पोटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स सऊदी अरब हमें ज़्यादा दे सकता है। सो आर वी बीइंग कंपनसेटेड द वे वी शुड बी? और दूसरा ये कि एज अ यूनाइटेड फ्रंट मुस्लिम उम्मा की जहाँ हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान का उसमें इंटीग्रल रोल होना ये किस हद तक इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में हेल्प कर सकता है, एक डिफरेंट हमें सिनारियो प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान सेंट्रल पोजीशन में आके? आपके सवाल के 3 एंगल्स हैं जी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मुआहदा कोई मुस्लिम उम्मा के साथ नहीं हुआ। ये मुआहदा को OIC की 57 कंट्रीज के साथ नहीं हुआ। जी जी। ये OIC की 57 जो ममालिक हैं उसमें से एक मुल्क है जो हमारे दिल के बहुत करीब है और उसमें बहुत सारी तारीख है, सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। लिहाजा ये कहना कि जी ये मुस्लिम उम्मा के लिए हुआ है, मेरी जो जहाँ तक हमारा तज्जिया है, जो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं हम, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है। मुस्लिम उम्मा के साथ इसको जोड़ना, वही मैंने कहा ना कि समझ होती नहीं है चीज़ की। और ये दूसरी तरफ कहते हैं जी कि ये नेटो है, वो जो नेटो की बात कर रहे हैं ना उनको नेटो का पता है कि नेटो चीज़ क्या थी, वो क्यों बनी, उसके इस वक्त मकासद क्या हैं। और जब वो देख रहे हैं कि यूरोप की एक कंट्री जो है यूक्रेन, वो बिल्कुल यानी इन्वेड हुई हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं जी। नेटो का पता ही नहीं है लोगों को। याद रहे कि ये एक दिफाई मुआहदा हुआ है, 2 बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान हुआ है। उम्मा के लिए बात जो है वो बाद में आएगी। पहले ये देखना है कि इसको अगर फ़र्ज़ करें कल को GCC कंट्रीज़ जो हैं वो आप में से उनसे कोई कहता है, UAE का आपसे कहता है कि ये हमारे साथ भी करें, कुवैत कहता है, ओमान कहता है, इजिप्ट कहता है, देखेंगे ना जब टाइम आएगा। ठीक है। अभी तो सिर्फ ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। दूसरा एंगल आपने जो माशी बात की है, देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उधर से पैसे ही लेने हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं सऊदी अरेबिया को। आपके ये JF-17 थंडर जो हैं ये वहां पे जाएं। आप जो इंडिजिनसली दिफाई आपके आर्म्स एंड एमुनिशन जो आप बनाते हैं, जो दुनिया भर में आप यानी बेचने के लिए तैयार हैं, वो सऊदी अरेबिया को जाएंगे। दिफाई सनत में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरा, ये जो हमारे कई हुए हुए हैं ना यानी मुआहदे, जिसमें आरामको ने इधर आना था, अब आरामको और उस तरह की बाकी कंपनीज जो सऊदीज हैं ड्रिलिंग के लिए या वैसे पेट्रोल पंप्स लगाने के लिए, उनके लिए रास्ता आसान हुआ। तीसरा,
जो जीसीसी कंट्रीज के साथ आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज्यादा टिल्ट करता है उनकी तरफ, वो आपका ठीक होने की उम्मीद है। उसका अंदाजा इससे लगाइए कि जो ही ये खबर मिली तो आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ गया। तो जो इधर का मेरा दोस्त है ना, बिजनेसमैन, खासतौर पे कराची में बैठा हुआ, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इसका इकोनॉमिक और ट्रेड का एंगल कौन सा निकलेगा। फिर आपके पास आपका आईटी शोबा है, ठीक है, उसकी आप करें एक्सपोर्ट, फिर आपके पास ये साइबर वॉरफेयर, फिर जो आपके एक्सपर्टीज हैं खास तौर पे दिफाई अंदाज में, उसमें फिर आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी एक्सपर्टीज हैं, ये सब एक्सपोर्ट हो सकती है। उसमें ये जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं और नेटो की बात कर रहे हैं, इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन कर लीजिए। ठीक है, सीधा सा मुआहदा हुआ है और उसमें सिर्फ ये है कि हमने ये देखना है कि हम सऊदी अरेबिया को क्या दे सकते हैं और सऊदी अरेबिया से क्या ले सकते हैं। और ये याद रहे इस वक्त की आखिरी बात कि दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो जज्बात पे बेस नहीं करते, वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। और ये जो दिफाई आपका मुआहदा है ये दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करेगा। बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिकलिटी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आएंगे नाज़रीन, एक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसा अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को जगह दी, तालीम, सेहत, रोज़गार प्रोवाइड किया। हमारी अपनी मईशत ज़ाहिर है मुसलसल दबाव का शिकार रही है। अब हुकूमत ने इनखला के तीसरे मरहले में 30,000 से ज़्यादा अफगानों को वापसी के अमल में शामिल किया है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म किया जाता है बेदखली के हवाले से, महाजरीन के हवाले से, तो उसकी जो एक लॉजिक मिलती है वो ये मिलती है कि जी पाकिस्तान किसी भी रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, इस पर कोई आलमी कानूनी पाबंदी नहीं है कि वो महाजरीन को हमेशा रखे। फिर भी पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दुनिया की सबसे बड़ी महाजरीन की आबादी को 4 दहाइयों तक बर्दाश्त किया है। सवाल ये है कि जब अफ़गानिस्तान में जंग नहीं है और तालिबान की हुकूमत कायम है तो फिर वापसी पर दुनिया अभी भी एतराज़ क्यों उठाती है? दुनिया के अमीर ममालिक जो अपने दरवाजे अफ़गान महाजरीन पर बंद कर देते हैं, पाकिस्तान पर क्यों दबाव डाला जाता है? फिर क्या पाकिस्तान मज़ीद इस बोझ को उठा सकता है? क्या अफ़गानिस्तान में हालात ऐसे हैं कि लोग वापस जा सकें? इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान महाजरीन की बेदखली को लेकर, इसको आप एक तो इंटरनेशनल लेवल के पर्सपेक्टिव से भी देखिए और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी इस पर ज़रा क्रिटिसाइज़ कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जंग बड़ी, आप कह लो कि बढ़ गई, बहुत देर तक चली और इसके नतीजे बहुत लेट आए। और जब विड्रॉल हुआ रिहैबिलिटेशन के तहत, आप ये जो रेफ्यूजीज हैं आप इनको इमीडिएटली वापस नहीं भेज सकते थे, बिकॉज वो पता नहीं है कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, इसीलिए तो वो लोग आए थे यहाँ। लेकिन याद रखना कि पूरे यूरोप ने माइग्रेंट्स को जगह दी है, पूरे यूरोप ने, कैनेडियंस ने भी दी, अमेरिकनों ने भी दी, रशिया में इतना नहीं, लेकिन आपने देखा है कि दुनिया देती है, रेफ्यूज देती है इमिग्रेंट्स को कि जो कि परसिक्यूटेड होते हैं। तो ये जो रेफ्यूज आप देते हैं, ये आपके पास एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है जो कि मुल्क आपको देते हैं। अब बात आती है पर्टिकुलरली पाकिस्तान की। अफगानिस्तान में यहाँ जो लोग अफगानी ठहरे हैं वो इंटीग्रेट हो गए। अब इसके कई पहलू हैं, उनकी इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली कराची के अंदर भरा हुआ है, उनके बिजनेसेस वहाँ चल रहे हैं बड़े। अब आप उनको कहें कि चले जाएं वापस, यस वो वापस जाएंगे क्या? अपना बिजनेस वो उस तरह ही रिवाइव कर सकेंगे, रह सकेंगे क्या? वो एक्सेप्ट हो जाएंगे? यहाँ बच्चे बड़े हो गए, देयर इन द मिड 20s और इवन लेट 20s, क्या वो वापस अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे? इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और मेन चीज़ जो है रिहैबिलिटेशन की है। पाकिस्तान ने जो वैसे जो आया हुआ है इर्रेगुलर किस्म का रेफ्यूजी, उसको तो भेज रहे हैं, लेकिन जो सेटल्ड रेफ्यूजीज हैं, जो कि जिनकी शादियां भी यहाँ हो गई हैं, आप उनके साथ क्या करेंगे? इसके बहुत बड़े एंगल्स हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन इसको हमने रिजॉल्व तो करना है। तो ये ऑल अराउंड ये जो हमारे इस एरिया की जो एक इशू है, इसको मैं समझता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आओ और निकल जाओ, ये इस पर टाइम लगेगा। क्योंकि एक तो चीज है, क्या उनकी एक्सेप्टेंस वहां हो जाएगी? क्या
जिनकी वजह से भागे वो आज हुकूमत कर रहे हैं, क्या उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ये मैं समझता हूँ इस पे टाइम लगेगा। ठीक है। और हमें इतनी ठीक है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है, वो भी इंसान है और हमें इंसानियत दिखानी है यहाँ। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं कि जब भी वापस भेजा जा रहा है तो ये देखा जाए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं, जैसे ख़वातीन ख़ास तौर से, कि भाई ख़वातीन के लिए वो रहने की जगह है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, विमेन राइट्स वायलेशन हो रही है, पढ़ने की इजाज़त नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है। देखिए, अगर तो तालिबान 2 जो 2021-22 में आए हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी हुकूमत चला रहे हैं, हमारा मुल्क चल रहा है, हर तरफ से पुरसुकून है, कोई मसला मसाइल नहीं है, अगर तो ये बात सच है तो फिर वो अपने बंदों को वापस ले लें। फिर इंसानी पहलू जो है वो नंबर 2 पे आता है। अच्छा। कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है आपके शहरी हैं, आप वापस लें। तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। ठीक है। जो एक सवाल सब पाकिस्तानियों के दिमागों में है कि असल में ये कितने अफगानी हैं, ये कितनी किस्म के अफगानी हैं, तो उसके लिए मुख्तसरन मैं थोड़ी सी मेहनत करके आया हूँ, कुछ फिगर वर्क बता देते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि ये किन अफगानियों की बात हो रही है, और आखिर में आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है क्विकली। देखिए, 1979 में 1979 में ये अफगानी आने शुरू हुए, 13 लाख हैं। 2005 में इनका यानी इन्होंने आना शुरू किया, तखमीना लगा जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है 13 लाख। 80,000 हैं जो कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हैं जी। तकरीबन 20 लाख यानी सबसे ज्यादा तादाद इस कैटेगरी की है जो कि इलीगली यहाँ पे हैं, जिनके पास ना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है ना उनके पास सिटीजन कार्ड है। उसके बाद जो तालिबान 2 आने के बाद आए वो एक नामालूम तादाद है, उसका अभी तक पता ही नहीं चल सका कि जब तालिबान अब की दफा आते हैं तो कितने लोग आते हैं। आखिर में वो 12,000 हैं जो UNHCR के तहत रजिस्टर्ड हैं। आखिरी बात इस वक्त की, ये हल की बात हो रही है ना जी। देखिए, इंसानी मसला अपनी जगह पे इतने बरसों से 40 साल से तो हमने रखा हुआ है ना, हम अभी भी कहते हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन अभी जो हमने इनको एक सवाल इनके सामने रखा है उसका जवाब दे दें। यकीन करें कि हमारी हुकूमत इस पे नज़र-ए-सानी ज़रूर करेगी, इस अफ़गान जो आपके हैं ना उनकी रिपैट्रिएशन पे। वो क्या है? वो ये है कि अब आपने चंद दिनों पहले सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तालिबान की हुकूमत जो काबुल में है वो ये फैसला करे कि वो TTP के यानी ख़वारिज के साथ है या पाकिस्तान के साथ। जी, इंटरेस्टिंग। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा नाज़रीन। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।